जय जोहार साथियों। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा देश भर में मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा अलग अलग राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में चल रही है। दिल्ली में प्रवीण प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में इस यात्रा का आगमन हुआ। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। इस अभियान के अंतर्गत आज ये यात्रा नई दिल्ली पहुंच चुकी है। आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने पूरे भारत में ये घोषणा की हुई है कि आने वाले 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन और 1 जुलाई 2025 को भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। उसके लिए वो स्वयं भी निकले हुए हैं और सेकेंड लाइन लीडरशिप को भी इस काम के लिए लगाए हुए हैं। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक ये अभियान बहुत तेजी से चल रहा है और आज 8 मार्च हो चुकी है। साथियों, इस अभियान में छोटी बड़ी मीटिंगें, जनसभाएं, विशाल जनसभाएं सारे देश भर में लगाई गई है और उसका जो मकसद है, उसका जो विषय है, उस विषय को बताने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत बड़ा मकसद है। आज का ज्वलंत विषयों पर यह जानकारी समाज को, देशवासियों को देने का काम संगठन के द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो ज्वलंत विषय है आज की तारीख का, वो विषय है ईवीएम हटाओ, वैलिड पेपर लाओ और देश और लोकतंत्र बचाओ। अभी ईवीएम की बात कोई छोटी बात नहीं रह गई है। ये केवल भारत का ही मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। लगभग 10-15 दिन पहले दुनिया की जो सुपर पावर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही। एलन मस्क जो दुनिया का बादशाह है, टेक्नोलॉजी का मास्टर है, उसके साथ में गुफ्तगू करने के बाद, चर्चा पर चर्चा करने के बाद में उन्होंने कहा कि ईवीएम जस्ट एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर उससे चुनाव प्रणाली को नहीं किया जा सकता, वो एक धोखा है। तो सारी दुनिया के लोगों को चिंता है इस बात की कि भारत में जो नौटंकी चल रही है, चुनाव के नाम पर जो ड्रामा हो रहा है, यह बात पिछले 1 दशक से हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर कुछ दिन पहले तक, जब शुरुआत में हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा 20 जनवरी को 2015 को जब इसकी अर्थी उठाने का काम किया, इसके मॉडल्स को चौराहों पर जलाने का काम किया हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लगभग 550 जिलों में यह अभियान चलाया गया, तो लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। लोग मूर्ख कहा करते थे। लेकिन आज वही बात जब दुनिया के लोग बोल रहे हैं, तमाम रूलिंग पार्टी के लोग बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उस समय बीजेपी सत्ता में नहीं थी। बीजेपी के जो बड़े दिग्गज लोग थे, जो मास्टरमाइंड थे, उस समय कांग्रेस ने ईवीएम के द्वारा कैसे कैसे घोटाला किया, इसके सारे सबूत इकट्ठा करके हाई कोर्ट दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट में सबूत देने का काम कर रहे थे कि 2004 में कैसे घोटाला किया कांग्रेस के लोगों ने, कैसे लोगों के साथ विश्वासघात किया, कैसे 2009 में भी गड़बड़ी की कांग्रेस के लोगों ने। यह बात वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके ही कार्यकर्ता पदाधिकारी जो लोग थे राष्ट्रीय स्तर के, वही सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और उन्हीं के ले जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईवीएम मशीनों से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं किया जा सकता।
यह बात 8 अक्टूबर 2013 को कही। ऐसा निर्णय दिया गया। तो उस मुद्दे के सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, उस निर्णय के आधार पर मेश्राम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक ईवीएम की भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का ऐलान किया। और यह बात समझाने के लिए 10-12 साल का लंबा समय लगाया। तब लोगों को यकीन हुआ, तब विपक्षी छोटे छोटे दल, जो क्षेत्रीय दल थे, उनको भी समझ में आया कि आज हमारी जो अस्तित्व खतरे में है उसके पीछे ईवीएम ही है। और उन्होंने अखबारों में, टीवी पर बयान देना शुरू किया, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे ये हरिश्चंद्र की औलाद अरविंद केजरीवाल हो। इन्होंने भी शुरुआत में, इनको भी डर था। तो आरएसएस के लोगों ने, संघियों ने यह फैसला किया कि कांग्रेस को हटाने के लिए लाला केजरीवाल को आगे लाया जाए। 10 साल पहले याद कीजिए, ये इतना ईमानदार आदमी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाता है, शहीद भगत सिंह की फोटो लगाता है। और जब अभी हाल ही में जो चुनाव खत्म हुआ है, उस हाल ही के चुनाव के अंदर में चुनाव आयोग के पास में सैकड़ों शिकायत लेकर के गया। और शिकायत में यह कहा कि बीजेपी के लोग, अगले दिन चुनाव होने वाला है और आज ही लोगों की उंगलियों पर निशान लगा रहे हैं। यह भी शिकायत लेके गया। लोगों को निशान लगा करके पैसा डाल रहे हैं कि आपको कल वोट भी डालने की जरूरत नहीं है। यह भी सारा अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुनने को मिला। और यह सब होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार गया, आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से शिकस्त हुई। और उसके बाद में चिड़ी चुप होकर के बैठा हुआ है। सारी आम आदमी पार्टी, इतना ईमानदार आदमी है कि बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, कोई आंदोलन नहीं। जैसे हारने के बाद में बहन मायावती चुप हो गई थी, अखिलेश यादव चुप बैठ गए थे, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई, वो इस देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। विपक्ष के लोग भी शामिल हैं, कांग्रेस के लोग तो महान षड्यंत्रकारी लोग हैं। बाद में बीजेपी का नंबर आता है, क्योंकि ईवीएम को लाने वाला जो काम किया वो कांग्रेसियों ने किया, ईवीएम का समर्थन करने का काम भाजपाइयों ने किया। तो नैतिकता के तौर पर जो है वो कांग्रेस के लोग ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कांग्रेस के जो छुटवैये नेता हैं वो लोग इसकी बात खड़ा करते हैं, लेकिन जो हाईकमांड है, जो सोनिया गांधी है या राहुल गांधी है, ये एकदम चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये षड्यंत्र हमारे द्वारा ही किया गया, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। और जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो सारे लोग उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं। बीजेपी के लोग बोले तुम बात करोगी ईवीएम की, तुमने ही लाने का काम किया। और 20-22 साल का लंबा समय लगा करके जो है भारत में ईवीएम ला करके लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम तुमने किया और घोटाला किया। ये घोटाला सारे दुनिया को पता ना चले, इसलिए तो आपने हम बीजेपी के लोगों को चुनवा करके दिया। एक भयंकर षड्यंत्र है। और ये छुटवैये जो नेता है, जो आवाज उठाते हैं समय समय पर, आप देख रहे होंगे दिल्ली के चुनाव से पहले बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील अपने आप को कहते थे, बहुत सारे लोग निकल के आते थे कुकुरमुत्तों की तरह, जैसे बरसाती मेंढक थे, ऐसे टर्टर करके आ रहे थे। और बाद में अभी वो सारे लोग बिल में घुसे हुए हैं। चुनाव खत्म यानी बरसात खत्म, मेंढक दिखाई नहीं देते हैं। तो जो वास्तविक तौर पर इसका नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, माननीय वामन मेश्राम साहब और बहुजन मुक्ति पार्टी और तमाम जो वास्तविक लीडरशिप है, जो लड़ाई लड़ने वाली ताकत है, वो ताकत से बीजेपी भी डरती है, कांग्रेस भी डरती है, क्योंकि वो जानते हैं अगर इनका अस्तित्व हो गया, इनका जरा सा भी थोड़ा सा खाता भी खुल गया
तो ये काशीराम साहब से भी ज्यादा भयानक खतरनाक लोग हैं। ऐसा दुश्मन हमारे बारे में, हमारे संगठनों के बारे में सोचता है, क्योंकि काशीराम साहब को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। काशीराम साहब ने प्लान बना करके कांग्रेस से गठबंधन करके सत्ता में लाई, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया, अपनी पार्टी को मजबूत किया, बीजेपी से भी उन्होंने गठबंधन किया और आगे बढ़े। इस खतरे के बारे में दुश्मन जानता है कि अगर वामन मेश्राम जी और इसके अलावा जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, ये अगर वास्तव इनका हौसला बढ़ गया तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जानबूझ करके वो लोग हमारे लोगों को, वोटों को निकालते ही नहीं है, ईवीएम से निकलने नहीं देते, जिससे कि हौसला बढ़े। हमारा परसेंटेज भी नहीं होना चाहिए, पहले तो हमारा नामांकन ही नहीं होना चाहिए। इसके लिए सारा एड़ी चोटी का जोर दुश्मन लगाता है, और फिर भी हम जो है सतर्कता के आधार पर जब अपना नॉमिनेशन करा लेते हैं तो बहुत सारी मुश्किल चुनाव परिणाम आने तक हर क्षण हमारे सामने वो मुश्किल खड़ी करते रहते हैं। इसलिए साथियों, हमने ऐसा विचार किया, पुनर्विचार किया अपने आप में कि देश में चुनाव के भरोसे हम लोग दुश्मनों की गुलामी को खत्म नहीं कर सकते हैं, केवल मात्र चुनाव के भरोसे खत्म नहीं कर सकते हैं, याद रखना। इसलिए हम लोग इसके साथ साथ चुनाव की भी तैयारी करेंगे, मगर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बलबूते पर कांग्रेसियों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए मजबूर किया, वो ताकत कौन सी है मालूम है आपको? वो ताकत है जन आंदोलन, जनशक्ति का निर्माण करना, जन जन तक, घर घर तक, बूथ स्तर तक इस लड़ाई को हमको लेके जाना है। और आज बच्चे बच्चे की आम से लेके खास आदमी तक की जबान पर ईवीएम का मुद्दा पहुंच चुका है, दुनिया भर में पहुंच चुका है। इसलिए ये हमारे पास में एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर को हमारे लोगों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जिनको ये जानकारी हो गई है वो लोग आप लोगों की राह देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास में कोई आए, कोई समझाए, हमें अपने साथ जोड़े, हमारा साथ ले, सहयोग ले, संगठित करे, और एक साथ हल्ला बोल करने के लिए हम लोग रूखी सूखी खा करके भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये ताकत देखने के लिए दुनिया भर के लोग और देश भर के लोग, हर व्यक्ति, हर पीड़ित आदमी, वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, हम लोगों की तरफ देख रहे हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोग जहां भी रहते हैं, हमारा जो भी प्रोफेशन हो, कम से कम अपने इर्द गिर्द में हमें अपने लोगों को ग्रुप मीटिंग करके, समझा करके लोगों को जोड़ने का काम करना है। और ये वो जंतर मंतर को फिर से याद ताजा करना है। यहाँ पर जो है, जहां पर दशकों से वैन लगा करके रखा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लोगों को खड़ा भी नहीं होने देते थे, उस वैन को तोड़ने का काम हम लोगों ने किया। आपको याद होगा 31 जनवरी 2024 को, जब पूरे भारत में से और खास तौर पर दिल्ली वासियों ने जंतर मंतर पे आकर के, जब लाखों लोगों का काफिला लेकर के मेश्राम साहब के नेतृत्व में, और शरद पवार साहब भी उस मंच पर मौजूद थे, 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, बरसात भी हो रही थी, भयानक स्थिति थी उस समय, देखने लायक, हाड़ कपाने वाली ठंडी थी। उस सब के बावजूद भी आपने चुनाव आयोग के ऊपर मोर्चा लेकर के गए, और वहां पर मेश्राम साहब ने जो ऐलान किया कि आने वाले चुनावों में अगर चुनाव आयुक्त मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं कराते हैं तो आने वाले समय में इन चुनाव आयुक्तों को हम फांसी पर लटकाने का काम करेंगे। मात्र 100 मीटर की दूरी पर जब ये ऐलान किया तो चुनाव की घोषणा होने से पहले, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही एक चुनाव कमिश्नर का जमीर जागा होगा, और वो मैदान छोड़ करके भाग गया, इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं रहने वाला। भाई, मेरा जमीर गवाही नहीं देता है इस घोटाले में, जिसको चुनाव कराना है वो कराए, मगर कम से कम मेरा जमीर जवाब नहीं दे रहा है इस बात के लिए, मैं इस षड्यंत्र में शामिल होने वाला नहीं हूं। वो मैदान छोड़ करके साइड हो गए। जो सेकंड इन कमांड थे चुनाव आयुक्त, उसकी जगह पर आनंद फानंद में 2-3 दिन के अंदर में दूसरी भर्ती किया गया, और राजीव कुमार जो अभी रिटायर हो गए मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत जल्दी बख्शिश मिलने वाली है अभी इसको भी। बीजेपी के लोग जल्द ही किसी न किसी राज्य का गवर्नर या कोई
हाई पोस्ट पर इसको पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इसने हैट्रिक लगवाने का काम किया है। अब जो चुनाव आयोग तो यह कहता था कि हमारी ईवीएम मशीनें दूध की धुली हुई हैं, अभी वो जवाब नहीं दे रहा है, मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो कोई बयान नहीं देखने को मिला है कहीं पर भी, किसी टीवी पर, किसी अखबार के पन्ने पर, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है। चिड़ी चुप होकर के बैठा है और 26, 27 यानी 28 तारीख को फरवरी में रिटायर हो गया। अभी दूसरे ज्ञानेश कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है और हम ये अनुरोध करते हैं इस मंच के माध्यम से ज्ञानेश कुमार जी से, जो नए चुनाव आयुक्त हैं, कि आप टीएन सेशन साहब के कार्यकाल को याद रखते हुए आने वाले चुनावों में अपने आप को निष्पक्ष साबित करने का काम करेंगे। जो कलंक आज की तारीख में चुनाव आयुक्तों के ऊपर लगा हुआ है, जो एक अपेक्स बॉडी है, उस कलंक को धुलने का काम ज्ञानेश कुमार जी करेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। और अगर वो नहीं करते हैं तो वामन मेश्राम साहब की बात को फिर से दोहराया जा सकता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। साथियों, मैं इस मौके पर इतनी ही बात कहूंगा और आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इस अपील के साथ में कि 9 अप्रैल को जब भारत बंद होगा तो दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली केवल देश की ही राजधानी नहीं है, बल्कि दुनिया के लोगों की निगाहें दिल्ली के जंतर मंतर पर टिकी होती है। तो आप जो दिल्ली वासी हैं, आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ में इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी संगठित शक्ति के साथ में आप जहां पर भी हैं लोगों को तैयार करने का काम करें। लाखों लोग फिर से 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन में शरीक होंगे और उसके बाद में एक इतिहास के पन्नों में नया नाम दर्ज कराने का काम आप लोग करोगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हम सारे देश भर में इस काम में लगे हुए हैं। बिहार का भी चुनाव है इस साल के एंड में, एंड का मतलब अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, तो उससे पहले ही ये दोनों तारीखें आती हैं। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा। खासतौर पर दिल्ली के साथियों के ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप अपने कारोबार को चलाते हुए, आप अपना जीवन यापन करते हुए, जो भी आपका रोजी रोटी का साधन है, हर दिन हर मोहल्ले बस्ती में अपने काम के साथ साथ में आपको ये संगठन बनाने का, जोड़ने का काम जारी रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।